हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 9th का अगला वीकली टेस्ट विज्ञान का होने वाला है और विज्ञान का जो वीकली टेस्ट होगा, अगला वीकली टेस्ट वो 24 अगस्त को होगा। आप सभी अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए वीकली टेस्ट क्लास 9 24 अगस्त का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, सेट 1। इसके बाद मैं आप सभी के लिए सेट 2 भी अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, आप सभी को सेट 2 का लिंक मिल जाएगा जब सेट 2 अपलोड होगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है कोशिका, दूसरा उत्तक, तीसरा अंग, चौथा अंग तंत्र। तो चलिए पहला नंबर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या सही आंसर होगा। सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट जल्दी कर दीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला सेकंड नंबर की ओर। निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? पहला ऑप्शन अमीबा, दूसरा कवक, तीसरा भेड़, चौथा बकरी। तो एक कोशिकीय जीव कौन है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर। देखिए, किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया? किस वैज्ञानिक ने केंद्रक में कोशिका का पता लगाया? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा लिवन चौथा टी स्वान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक का पता लगाया। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में भी आप लोगों का एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, और साथ में ये CMSS 2023 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अच्छी तरीके से इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अब आप लोग मुझे कमेंट करके नीचे बताइएगा कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की और एंटोन वॉन लियोहोक ने किसकी खोज की थी? दोनों का आंसर आप लोग नीचे बताइएगा। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की और लियोहोक ने किसकी खोज की थी? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है केंद्रक द्रव, दूसरा स्ट्रोमा, तीसरा मैट्रिक्स, चौथा कोशिका रस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा अंतःद्रव्य जालिका, तीसरा हरित लवक और चौथा गोल्जी उपकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अंतःद्रव्य जालिका, अंतःद्रव्य जालिका, यानी कि इंग्लिश में इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा पैरामीशियम, तीसरा क्लेमेडोमोनास, चौथा कवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कवक। कवक एक बहुकोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है क्या कहते हैं? वैसे जीवों को जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, पहला ऑप्शन है यूकैरियोटिक, दूसरा ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक, तीसरा ऑप्शन है बहुकोशिकीय, चौथा ऑप्शन है अगुणित जीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रोकैरियोटिक। वैसे जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर। जो कोशिका या जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? जंतु कोशिका, ठीक है, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, दूसरा टोनोप्लास्ट, तीसरा केंद्रक झिल्ली, चौथा कोशिका भित्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पौध कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ये सब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर। देखिए, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता? राइबोसोम की अनुपस्थिति में क्या नहीं होगा बताना है। पहला ऑप्शन देखिए उत्सर्जन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, तीसरा श्वसन, चौथा प्रोटीन संश्लेषण। तो राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन बनाता है।
अगर राइबोसोम नहीं रहेगा, अनुपस्थित रहेगा तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, तो प्रोटीन संश्लेषण इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए, अगला चैप्टर है परमाणु एवं अणु। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको भी हम लोग, इस चैप्टर का भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ का अभाज्य सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है अणु, दूसरा ऑप्शन है परमाणु, तीसरा ऑप्शन है तत्व, चौथा ऑप्शन है यौगिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, परमाणु कहते हैं। किसी पदार्थ के अभाज्य सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला सेकेंड नंबर, रासायनिक संयोजन के नियमों का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? पहला ऑप्शन है डाल्टन, दूसरा लबाइजी और चौथा महर्षि कनाद और चौथा जे थॉमसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा लेवोजियर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस नियम के अनुसार रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है? पहला ऑप्शन देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम, दूसरा द्रव्यमान संरक्षण का नियम और तीसरा ऑप्शन है स्थिर अनुपात का नियम, चौथा ऑप्शन है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन किधर चला गया, यहाँ पर है। देखिए किस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यहाँ पर द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश, तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर देखिए, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है? पहला ऑप्शन है 1:2, दूसरा ऑप्शन है 3:4, तीसरा ऑप्शन है 1:8, चौथा ऑप्शन है 2:1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 1:8। जल के एक परमाणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 रहता है। इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अमोनिया यानी कि NH3 के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है? पहला ऑप्शन है 1:2, दूसरा ऑप्शन है 14:3, तीसरा ऑप्शन है 7:3, चौथा ऑप्शन है 2:1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 14:3। इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है। देखिए नेक्स्ट, अगला 6 नंबर, यदि द्रव्य को विभाजित किया जाता है तो एक ऐसी स्थिति होगी जब प्राप्त कण और विभाजित नहीं होगा। यह सुझाव किसने दिया था? पहला ऑप्शन है महर्षि कनाद, दूसरा ऑप्शन है डेमोक्रिटस और चौथा ऑप्शन है ल्यूसिप्स और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, महर्षि कनाद ने। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 7 नंबर की और। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पदार्थ में तत्व सदैव खालिस्तान द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। पहला ऑप्शन निश्चित, दूसरा अनिश्चित, तीसरा पहला दूसरा दोनों, चौथा बराबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पदार्थ में तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया बताना है। पहला ऑप्शन है मोल सिद्धांत, दूसरा परमाणु सिद्धांत, तीसरा संवेग संरक्षण का सिद्धांत और चौथा नाभिकीय सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्थिर अनुपात का नियम क्या है? एक उदाहरण दे। स्थिर अनुपात का नियम बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, किसी भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से निर्मित होता है और उन यौगिकों में उन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सेकेंड नंबर, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करें। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करना है। तो इसका उत्तर देखिए,
कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1 से 12वें भाग को मानव परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर Al2SO4 ये क्या है बताना है। तो ये एल्युमिनियम सल्फेट, नीचे देखिए नीचे लिखा हुआ है एल्युमिनियम सल्फेट, स्पेलिंग अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए दूसरा CaCO3, तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर देखिए CaCl2, तो ये हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। फिर देखिए चौथा नंबर NH4 तो इसका हम लोग अमोनियम सल्फेट कहेंगे, अमोनियम सल्फेट कहा जाएगा। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। देखिए यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा। प्लाज्मा झिल्ली अगर फट जाता है, टूट जाता है तो क्या होता है। तो इसका उत्तर देखिए, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो कोशिका अंगक राइबोसोम फट जाएंगे और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देगा। इस प्रकार कोशिका का निश्चित आकार प्राप्त हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर। देखिए पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में तुलना करें। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तुलना करना है। तो इसका उत्तर देखिए, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका पहला, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। दूसरा हरित लवक पाई जाती है। तीसरा सेंट्रोजोम अनुपस्थित होते हैं। चौथा रिक्तिकाएं बड़ी तथा संख्या में कम होती है। चौथा केंद्रक परिधि की ओर होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट जंतु कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, सेंट्रोजोम उपस्थित होते हैं, रिक्तिकाएं छोटी तथा संख्या में अधिक होती है, और पांचवा है केंद्रक मध्य में होता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना करें। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना करना है। तो इसका उत्तर देखिए, डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला देखिए, सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा देखिए, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न उनका विनाश होता है। फिर देखिए तीसरा, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला चौथा नंबर, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं सेट 2 बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।